हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। हम आज MPH 011 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन और रसिया के रिलेशन। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दो कंट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन सिर्फ फ्रेंडशिप पर डिपेंड करते हैं? नहीं, इनके रिलेशन सिर्फ फ्रेंडशिप पर डिपेंड नहीं करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज़ के रिलेशंस इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। अगर इंटरेस्ट मैच करते हैं तो कोऑपरेशन होता है, और अगर इंटरेस्ट क्लैश करता है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली यही स्टोरी यूरोपियन यूनियन और रशिया की भी है। कभी कभी ये जो देश हैं, ये दोनों देश क्लोज पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन आज इनके रिलेशंस काफ़ी टेंस हो चुके हैं। तो आज हम समझेंगे कि इनके रिलेशंस की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है। अगर क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन होता है तो सिर्फ अच्छी बातें नहीं, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, यानी कि आर्थिक परस्पर निर्भरता। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। पहले समझते हैं, चलो इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। दो कंट्री जो है जहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं, है ना, उसी को हम बोलेंगे इंटरडिपेंडेंस। तो रसिया के पास क्या है? ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोयल है और रॉ मटेरियल है। और यूरोपियन के पास क्या है? यूरोपीय यूनियन के पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज़ है, इन्वेस्टमेंट है और बिग मार्केट है। इसलिए रसिया यूरोप को एनर्जी बेचता था और यूरोप रसिया के एनर्जी खरीदता था, तो दोनों को प्रॉफिट मिलता था। इसलिए कहा जाता था कि ट्रेड वाज द बैकबोन ऑफ EU रसिया रिलेशंस। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी एक कंट्री पर इतना डिपेंड रहना सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर रिलेशंस ख़राब हुआ तो सबसे पहले इकोनॉमी अफेक्ट होगी, है ना। और एग्जैक्टली वही हुआ था। यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने रसिया से एनर्जी लेना कम कर दिया था, इसीलिए इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रिस्की भी था। फीचर 2 क्या है? एनर्जी पार्टनरशिप, यानी कि ऊर्जा सहयोग। एनर्जी ही इनके रिलेशंस की सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन थी। रसिया यूरोप को नेचुरल गैस भेजता था और पाइपलाइंस के थ्रू। ठीक है, रसिया जो है यूरोप को नेचुरल गैस भेजता था पाइपलाइन के थ्रू, जैसे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन हो गया। तो यूरोप की इंडस्ट्रीज़ और घर की जो गैस थी इसी से चलती थी, इसीलिए रसिया यूरोप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रसिया पर ऑक्यूपेशन लगा कि वो एनर्जी को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ करता है। मतलब अगर रिलेशन ख़राब हुआ तो गैस सप्लाई कम कर दी। इसीलिए यूरोप ने डिसाइड किया कि हमें अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ढूंढने होंगे। आज यूरोप LNG और रीन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसीलिए एनर्जी पार्टनरशिप कोऑपरेशन भी थी, है ना। इसीलिए एनर्जी पार्टनरशिप कोऑपरेशन भी थी और डिपेंडेंसी की वजह से चैलेंजेस भी बन गई। सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। अब तीसरा पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कंट्रीज़ अपना इन्फ्लुएंस किसी एरिया में बढ़ाना चाहती है। इसी को जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स कहते हैं। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ डेमोक्रेसी फॉलो करें। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं, वो डेमोक्रेसी फॉलो करें। ठीक है, रसिया चाहता है कि उसके नेबरिंग कंट्रीज़ उसके इन्फ्लुएंस में रहें। यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट ही अलग अलग हो रहे हैं। स्पेशली यूक्रेन हो गया और ईस्टर्न यूरोप हो गया, इन सब एरिया को लेकर डिसएग्रीमेंट बढ़ता गया। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, यानी कि रिज़ल्ट क्या हुआ? ट्रस्ट जो होता है वो ख़त्म होने लगा और रिलेशन पार्टनरशिप की राइवलरी में कन्वर्ट होने लगा। अब आते हैं डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी कुछ वैल्यूज़ पर बेस्ड है, जैसे कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ।
ईयू चाहता है कि हर कंट्री इन प्रिंसिपल को फॉलो करे, लेकिन रसिया का मानना है कि यूरोपियन यूनियन उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करता है। रसिया के अकॉर्डिंग हर कंट्री को अपना पॉलिटिक्स सिस्टम चूज़ करने का राइट होना चाहिए। यानी प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं थी, वैल्यूज़ की भी थी। एक साइड लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरी साइड रसिया का अपना गवर्नेंस मॉडल। इसी वजह से पॉलिटिकल ट्रस्ट और कम होता गया। ठीक है, इसी वजह से पॉलिटिकल ट्रस्ट और कम होता गया। अब नेक्स्ट है यूक्रेन क्राइसिस, या ये यहीं से होता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूक्रेन क्राइसिस ये ईयू रसिया रिलेशंस का टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। 2014 में यानी कि 2014 में रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, और 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई थी। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, यूक्रेन को सपोर्ट किया था, रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। इस इवेंट के बाद ईयू रसिया रिलेशन ऑलमोस्ट कोलैप्स की सिचुएशन में पहुंच गए। जो कंट्रीज पहले पार्टनर्स थे वो अब स्ट्रैटेजिक राइवल्स बन गई। तो सैंक्शंस एंड काउंटर सैंक्शंस, देखिए पहले समझते हैं सैंक्शंस क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में किसी कंट्री को पनिश करने के लिए इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाना। यूरोपियन यूनियन ने रसिया पर बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस, टेक्नोलॉजी बैन, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। रसिया ने भी जवाब में यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्या सैंक्शंस सक्सेसफुली रहे? आंसर था पार्टिशली। रशिया को इकोनॉमिक लॉस हुआ, लेकिन यूरोप को भी हाईली एनर्जी प्राइस इन्फ्लेमेशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना करना पड़ा। इसलिए सैंक्शंस दोनों के लिए कॉस्टली प्रूव हुए। अब लास्ट फीचर है लिमिटेड कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज। टेंशन के बावजूद दोनों कंट्रीज़ कुछ इश्यूज़ पर कोऑपरेट भी करती रही, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, आर्कटिक रीजन। और लेकिन पॉलिटिकल मिसट्रस्ट इतना बढ़ गया कि ये कोऑपरेशन भी लिमिटेड रह गया। तो अब पूरे टॉपिक का कंक्लूजन समझते हैं। क्वेश्चन में क्रिटिकल एग्जामिन बोला गया है, तो इसलिए फाइनल जजमेंट देना ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन और रसिया के रिलेशन में कोऑपरेशन भी था, कॉन्फ्लिक्ट भी था, इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग था, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकले। एनर्जी ने दोनों को क्लोज भी किया, और वही एनर्जी डिपेंडेंसी वीकनेस भी बन गई। यूक्रेन वॉर ने रिलेशनशिप को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आज रिलेशन पार्टनरशिप से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक राइवलरी का एग्जाम्पल बन चुका है। तो अगर एक लाइन में एग्ज़ाम में लिखना हो तो याद रखना, यूरोपियन यूनियन रशियन relations are characterized by a complex mix of economic interdependence, strategic competition, energy cooperation, ideological differences, and security conflicts. The Ukraine crisis transformed relationships based on partnership into one dominated by rivalry and mistrust. ठीक है, तो क्लास ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर यूरोप और रसिया के बीच इतनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थी, तो फिर यूक्रेन वॉर के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद ही क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ? क्या इकोनॉमिक रिलेशन अलोन शांति की गारंटी दे सकते हैं? बताइए। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप ट्रेड से नहीं बल्कि सिक्योरिटी, जो पॉलिटिकल और नेशनल इंटरेस्ट से भी चलते हैं। यही अवेलेबल की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर
अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप सभी के डाउट क्लियर करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि MPS से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। फर्स्ट ईयर हो गए या फिर सेकेंड ईयर हो गए, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह कंसेप्ट के साथ कवर किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।